पिताजी के लाख समझाने पर भी मेरा दिल नहीं माना और अंततः खिन्न होकर मैंने बड़ी नानुकुर के बाद श्रीमती जी की हाथों की बमुश्किल आधा कप चाय पी और उनके हाथ में वापस कप दे छत की ओर चल गया। सूर्य की हल्की चटक, धूप और आसपास का हरा भरा वातावरण, तेज चलती हवाएं उस कॉलोनी की प्रमुख विशेषता थी। क्योंकि यहाँ पर कभी भी गर्मी का एहसास नहीं होता था, इसलिए मैं भी अपने आप को खुद अलग रख करने या यूं कहें अपने विचारों पर काबू पाने हेतु वही कुर्सी लगाकर बैठ गया। लेकिन उस मित्र की याद शायद मुझसे जुड़ी हुई हर वस्तु से जुड़ी हुई थी, इसलिए मैंने अपनी आदत के अनुसार शायद ख्यालों में खोए होने के कारण पहले की ही तरह 2 कुर्सी लगाई और बैठ गया और दूसरी रिक्त कुर्सी देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हम दोनों अक्सर छुट्टी के दिन बहुत देर तक यही छत पर बैठकर गप्पे हाका करते थे। मैं आसपास प्रकृति को देख उसमें ना जाने क्या ढूंढने की कोशिश कर था कि तभी मुझे दरवाजे के सामने किसी साइकिल की घंटी बजने की आहट सुनाई दी और श्रीमती जी ने आकर बताया कि कोई आदमी मुझसे मिलने आया है। मैंने कहा ठीक है, ऊपर ही भेज दो। देखा तो वह मेरी खान के पास एक छोटी दुकान चलाने वाले कैलाश को देखकर मैंने उससे उत्सुकतावश पूछा, अरे कैलाश, यहाँ कैसे आना हुआ? और उसे बैठने के लिए कहा। वह भारी आवाज से बोला, साहब बहुत मनाया लेकिन दिल ना माना इसलिए चला आया। और क्यों तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ कि भीरू जी के मौत का सबसे बड़ा सदमा आपको ही लगा है। मैं ये भी जानता हूं कि उनके परिवार से ज़्यादा वह आपको ही मानते थे और शायद इसलिए वह अक्सर कहा करते थे कि अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो मैं आपसे ही आकर मिलूं। और कहते हुए उसने मेरे हाथों में एक लिफाफा थमा दिया। मैंने बड़े आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? दूसरे ही पल वह भाप गया कि लिफाफे के अंदर निश्चित तौर पर एक मोटी रकम वाली नोट का बंडल रखा हुआ था। फिर भी निश्चित करने के लिए मैंने पूछा। उसने बताना शुरू किया कि हर महीने भीरू उसे उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए और घर के अतिरिक्त खर्चों के साथ दुकान को व्यवस्थित करने के लिए पिछले 10 सालों से 1000 रुपये की अतिरिक्त रकम कैलाश को देते आए थे, ताकि कैलाश को कभी यहाँ पर अकेलापन या किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। जब भी वह भीरू से पूछता कि साहब इसकी क्या ज़रूरत है और मैं ये रकम कब चुकाऊंगा, भीरू यही कहता कि जब मर जाऊं तब दे देना, जो मैं ना रहूं तो मेरे मित्र को देना। यही कहकर टालते रहे। ये कहते हुए कैलाश की आंखों में आंसू आ गए। वास्तव में यह आंसू भीर के प्रति कृतज्ञता के भाव जता रहे थे, जिसने कैलाश जैसे ना जाने कितने लोगों को जीने की सही राह दिखाई। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं और भीरू एक दिन नाइट शिफ्ट में खान पहुंचे, तब यही कैलाश कैंटीन के पास निकले हुए सज्जे के नीचे बुझी हुई आग को सहारा बना बैठा था। भीरू को उस पर दया आ गई और अनायास ही पूछ बैठा, क्या हुआ? कौन हो और यहाँ कैसे? कैलाश ने तब डरते हुए बताया कि वह कल ही गांव से आया था, लेकिन कोई पहचान का ना होने के कारण उसे कुछ दिन ऐसे ही बिताने होंगे, जब तक कोई काम मिले। ये सुनते ही भीरू ने इधर उधर नज़र दौड़ाए और स्क्रैपयार्ड की ओर देखते हुए मुझे कहा, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ इतना सामान रद्दी पड़ा है, क्यों ना इस गरीब को सेठ बना दे? वैसे भी हमें कोई तो चाय पिलाने वाला चाहिए। कहते हुए उसने मुझसे गुजारिश की कि वह कैलाश की मदद करना चाहता था। अगर मैं उसके हिस्से का काम खदान में कर रहा हूँ तो वह यहाँ रुक जाए। मैंने उसकी अच्छी मनसा देख तुरंत हामी भर दी और मुस्कुराते हुए खदान में चला गया। मैं जब सुबह निकला तो क्या देखता हूँ कि सच में उसने बिखरे हुए बेकार पाइप, टूटी फूटी सीट और लकड़ियों से सबको मिलाकर खदान के पास एक छोटी सी दुकान खड़ी कर रखी थी और वहाँ पर बैठने और लेटने के लिए भी उसने बैल के टुकड़ों का इस्तेमाल कर अच्छी खासी व्यवस्था भी कर रखी थी। दूसरे दिन सुबह जाकर वह कैलाश के लिए कुछ बर्तन और चाय बनाने की सामग्री के साथ और कुछ जरूरी सामान भी ले आया और सुबह सुबह 8 बजे तक कैलाश के चाय की दुकान का उद्घाटन हो चुका था। देखते ही देखते लोगों ने उसे भीरू कैलाश चाय की दुकान के नाम से नामांकित भी कर दिया। उसका यह अदम्य साहस और ऐसी दया दृष्टि और निर्मोही संसार में कैलाश का जीवन परिवर्तन मुझे आज भी अच्छे से याद है। मैं न जाने किस अतीत की दुनिया में खो गया, ऐसा लग रहा था मानो आज भी वही भीरू कैलाश की दुकान खुलवाने और उसे सही रास्ता दिखाने के खातिर ना जाने क्यों किसी सगे से भी ज़्यादा इस तरह मदद कर रहा था, जैसे कैलाश से उसका पिछले जन्म का कोई पुराना नाता हो। आखिर कैलाश से मिले हुए उसे भी हुए ही कितने घंटे थे, और भला वह भी क्या सोच कर आया था कि नौकरी करने, और उसे देखते ही देखते भीरू ने एक दुकान का मालिक बना दिया। और तो और सारी थकावट भूल वह सभी श्रमिकों को ना जाने कितने ही उत्तम विचार और फायदे बताकर दुकान में लगातार आने हेतु प्रेरित कर रहा था। एक पल के लिए तो उसने श्रमिक नेताओं को भी अपनी ओर मिला लिया कि कल में कोई आगे चलकर कोई परेशानी खड़ी ना करें, और कैलाश को बराबर उन नेताओं को समय समय पर चाय ऑफर करना और उनका चाय पिलाने के बहाने धीरे धीरे ऑफिस में भी चाय सप्लाई करने और पैसे कमाने का तरीका, वह सब कुछ मात्र एक दिन में ही सीख गया। देखते ही देखते मात्र एक दिन में उसने उस समय लगभग पूरे 400 रुपये की कमाई कर ली, और कैलाश के हाथ में वह पैसे थमाते हुए वह बड़े गर्व से बोला, अब कोई चिंता नहीं, सुकून से दुकान चलाओ और पैसा कमाओ। बस याद रखना, कोई भी गरीब दिखे तो उसकी ऐसे ही मदद करना, और हाँ सुन, जब तक भीरू है चिंता नहीं करना। आज से तुम मेरे छोटे भाई की तरह, जब भी कोई परेशानी हो बेझिझक बोल देना। कहते हुए बड़े नेता से उसे सिफारिश के तौर पर खदान के पास ही एक छोटा सा कमरा जो बेकार पड़ा था रहने के लिए भी दिलवा दिया।
कैलाश के लिए तो साक्षात भगवान ही उतर आए थे। वह भीरू के चरणों में झुकने लगा कि तभी उसे उठाकर उसने सीने से लगाया और बस इतना कहा कि जो मैं ना मिलूं तो इनको कहना, इनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। समझ ले कि हम दो सगे भाइयों की तरह है, अब तू हमारा छोटा भाई हो गया। कहकर भीरू ने जब मेरी ओर इशारा किया तो मेरा सीना भी गर्व से फूला ना समाया। मैं सोच में डूबा हुआ था कि तभी कैलाश के रोने की आवाज़ सुनाई दी और अचानक मेरा ध्यान भंग हुआ। मैं अपने आप में ऐसा डूबा था कि उसको शांत करवाना ही भूल गया। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि वह खुद जाकर यह पैसे उसके परिवार को दे आए। उसने तुरंत मुझे रोकते हुए कहा, नहीं साहब, उन्होंने मुझे सख्त हिदायत देकर कहा था कि यह पैसे मैं सिर्फ आपको ही दूं, जिसका उपयोग आप उनकी दस्तक्रिया में गरीबों को खाना खिला और बाकी कार्यों को पूरा करने में लगा देना। मेरी आंखों में पानी आ गया और अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया, मेरा मित्र सब जानता था इसलिए, और अगर कैलाश में अगर उस दिन मर जाता। तब कैलाश हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बोला, मत कहिए साहब, जो हुआ क्या वही कम बुरा है। हिम्मत रखिए और आगे हो सके तो उस परिवार को सही रास्ते पर बनाए रखें, क्योंकि जैसे कभी कभी वह बताया करते थे उनके रिश्तेदार कुछ ठीक नहीं है। मैंने बीच में ही कैलाश को टोकते हुए कहा, अच्छा ठीक, कितने हैं? उसने तुरंत कहा, यूं ही कुछ 1,80,000 है। अब यह आपके हवाले हैं, मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार करें और ठीक उनकी ही तरह छोटे भाई का स्नेह बनाए रखें। कहकर मेरे चरणों में झुकने लगा। उसकी आंखें भरी हुई थी और मैं भाव विवहल मैंने उसे उठाकर सीने से लगाया और सिर्फ इतना कहा कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। और इतना कहते हुए मेरा गला रूंध सा गया और मेरी स्थिति देखते हुए वह तुरंत वहां से वापस हो गया। मैं हाथ में वह पैकेट लिए वही कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन कैलाश को रोते हुए जाता देख श्रीमती जी ने ऊपर आकर कारण जानना चाहा, पर मैंने सिर्फ उनके हाथ में पैसे देकर संभाल कर रखने का इशारा किया और वह भी मेरी परिस्थिति से भलीभांति अवगत होने के कारण मुझे एकांतवास दे चली गई। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।